सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में चलाया गया गांधी जी के नेतृत्व में, है ना। गांधी जी को बताया था कि 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया था। असहयोग आंदोलन के पश्चात जो चौरी चौरा क्या है घटना हुई, उसके बाद क्या है गांधी जी के नेतृत्व में कोई आंदोलन बीच में चलाया नहीं गया। तो 8 वर्षों के बाद गांधी जी के नेतृत्व में पुनः आंदोलन चला, जिसका नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये आंदोलन क्यों चलाया गया, इसके पीछे क्या रीजन था, है ना। कहते हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक पर टैक्स बढ़ा दिया गया था। नमक का मतलब क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। इसमें 2 एलिमेंट्स होता है, एक सोडियम और क्या है क्लोरीन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। तो नमक एक आवश्यक वस्तु है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं नेसेसरी गुड्स, आवश्यक वस्तु है। जैसे नमक है, दवा है, ये हमें उतनी ही मात्रा में चाहिए जितनी इसकी आवश्यकता होती, और जो नेसेसरी गुड्स होता है उस पर मांग का नियम लागू नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या है, जैसे हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। जब क्या है किसी वस्तु की कीमत मार्केट में अधिक होती है, मांग में कमी आती है ना। और जब कीमत में क्या है कमी होती है तो मांग क्या है बढ़ जाती है। लेकिन दवा, नमक, ये सब ऐसी वस्तु है जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता। ऐसा नहीं है कि नमक का दाम काफ़ी क्या है कम कर दिया जाए, 1 रुपये क्या है के, है ना, तो लोग 1 किलो इसका डेली नमक का सेवन करना शुरू कर देंगे, ऐसी बात है नहीं, है ना। या नमक यदि 100 रुपये केजी भी हो जाए तो भी क्या है उतना ही क्या है देखें क्या है सेवन होगा जितने इसकी क्या है आवश्यकता, है ना। मेडिसिन है, साल्ट है, इस पर क्या है लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में नेसेसरी गुड्स कहा जाता, आवश्यक वस्तु कहा जाता। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक पर टैक्स बढ़ा दिया गया, और ये भी अंग्रेजों ने प्रावधान किया कि भारत के लोग स्वयं नमक नहीं बना सकते हैं। देश हमारा, है ना, लंबा चौड़ा क्षेत्र प्लस भारत क्या है 3 और समुद्रों से क्या है घिरा हुआ, है ना। इधर मान लिया अरेबियन सी हो गया, इधर इंडियन ओशन हो गया, इधर क्या है वे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर गुजरात का जो क्षेत्र है कोस्टल एरिया, देखते नमक का उत्पादन क्या है काफ़ी अधिक होता है। बाकी राज्यों में भी क्या है किया जाता है सॉल्ट प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या है अंग्रेजों के द्वारा प्रावधान किया गया कि भारत के लोग स्वयं नमक नहीं बना सकते हैं, है ना। इसी के विरोध में गांधी जी ने आंदोलन आरंभ किया, जिसे नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी के द्वारा बताए थे 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। क्या है, साबरमती आश्रम की स्थापना की गई अहमदाबाद में, साबरमती नदी के किनारे 1916 ईस्वी में। तो गांधी जी यहीं से अपने चुने हुए 78 कार्यकर्ताओं के साथ, 78 क्या है कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से प्रस्थान किए, है ना। साबरमती आश्रम से प्रस्थान किए कब, 12 मार्च 1930 ईस्वी, 12 मार्च 1930 ईस्वी, ठीक है। और काफ़ी क्या है लंबी दूरी तय करने के पश्चात गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तट पर पहुंचे, है ना। दांडी समुद्र तट पर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने समुद्र के पानी से क्या है नमक क्या है बनाया, है ना। चाय बनाने की केतली होती है, इसमें समुद्र का पानी गांधी जी ने लिया और उसे बॉयल किया और इससे नमक तैयार किया, ठीक। और यहाँ उन्होंने क्या है ब्रिटिश सरकार के कानून की नाफरमानी की। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो लॉ बनाया गया था कि भारतीयों को नमक बनाने का कोई अधिकार क्या है नहीं मिलेगा, उन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया, नाफरमानी। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें पुणे के यरवदा जेल में रखा गया। कहाँ रखा गया, पुणे के यरवदा जेल में गांधी जी को रखा गया, है ना। मतलब प्रस्थान किए गांधी जी, साबरमती आश्रम से पहुंचे वहाँ तो ब्रियल में माना जाएगा है ना। क्योंकि जब उन्होंने समुद्र के पानी से हाँ नमक तैयार किया
और नमक कानून का उल्लंघन क्या है? 6 अप्रैल। ठीक है। तो गांधी जी को गिरफ्तार करके पुणे की अरबदा जेल में रखा गया। बाकी भी क्या है, अन्य स्थानों पर भारत के लोगों के द्वारा नमक कानून का नेतृत्व क्या है किया गया। तो मान लिया केरला है, इधर में तमिलनाडु का क्षेत्र, यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा वेदारण्यम से पय्यमपल्ली तक की यात्रा की। वेदारण्यम से पय्यमपल्ली तक की यात्रा की गई और उन्होंने भी नमक के आंदोलन का नेतृत्व किया। इसी तरह से धरासना नामक स्थान पर सरोजनी नायडू के द्वारा क्या है, धरासना नामक स्थान पर सरोजनी नायडू के द्वारा नमक आंदोलन का नेतृत्व किया गया। तो सरोजनी नायडू के द्वारा यहाँ जो आंदोलन का नेतृत्व हुआ है, एक अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर भी घटनास्थल पर मौजूद। तो बेब मिलर के द्वारा कहा गया कि हमने अपने जीवन काल में 20-25 देशों की यात्रा की, लेकिन धरासना जैसा दृश्य मैंने कहीं नहीं देखा, है ना। तो बेब मिलर यहाँ पर क्या देखा, उसके द्वारा कहा गया कि लोग इस नमक आंदोलन के क्या है देखने के हैं, वे कतारबद्ध होकर के क्या है बैठ जाते थे। ब्रिटिश पुलिस के द्वारा उन पर लाठी प्रहार किया जाता था। लोग बेहोश हो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, गिर रहे हैं, है ना। लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग क्या हैं दोगुने उत्साह के साथ खड़े हैं वहाँ पर कि हम भी वहाँ बैठने को तैयार हैं, आंदोलन में क्या है शरीक होने को तैयार हैं, सहयोग देने को तैयार हैं। चाहे ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर कितने भी क्या है लाठी क्यों ना बरसाए, हम यहाँ से भागने वाले हैं। तो बेब मिलर इस घटना से काफ़ी प्रभावित था। बेब मिलर का कहना था कि ये लोग कायर नहीं थे, बुजदिल नहीं थे। यदि ये लोग कायर होते, बुजदिल होते तो लाठी देकर भाग जाते। तो बेब मिलर इस घटना से काफ़ी प्रभावित हुआ, इम्प्रेस्ड हुआ, तो उसने इस घटना का उल्लेख क्या है किया। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है ना। बीपीएससी, जेपीएससी बहुत जगह देखें, यूपीपीसीएस में इस क्वेश्चन के है उल्लेख इसका किया गया है ना। तो बेब मिलर यहाँ पर अमेरिकी पत्रकार का नाम, अमेरिकन जर्नलिस्ट का नाम याद रखेंगे। तो धरासना नमक आंदोलन की घटना का क्या है उल्लेख क्या है किया। ठीक है। अब गांधी जी और तत्कालीन जो गवर्नर जनरल इरविन दोनों के मध्य क्या है 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ। 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, है ना। तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था इरविन, तो दोनों के मध्य समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता, इसी को दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना गया। इस समझौते के तहत गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया, यानी आंदोलन को रोकने के लिए गांधी जी के तैयार हो गए, है ना। साथ ही साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी भाग लेना गांधी जी ने स्वीकार कर दिया। क्योंकि 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया लंदन में। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था 1930 से लेकर 1932 के मध्य। तो पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ उसमें कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि पार्टिसिपेट नहीं किया, हिस्सा नहीं लिया। लेकिन दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने इसमें हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, है ना। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी एक बात है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ, और यहाँ पर क्या है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा क्या है सुनाई जा चुकी थी। तो कुछ है इतिहासकार गांधी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि गांधी जी ने पुरजोर तरीके से क्या है इस बात को नहीं रखा। यदि गांधी जी अड़ जाते पूरी तरह कि आप भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जो फांसी की सजा सुनाई गई है उसे पूरी तरह से क्या है माफ कर, है ना, तो हो सकता है तीनों की सजा को या तो माफ कर दिया जाता या उसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाता। लेकिन गांधी जी ने कहा, लेकिन अनमने तरीके से कहा कि आपका इन 3 युवकों के बारे में क्या ख्याल है। यदि गांधी जी पूरी तरह अड़ जाते हैं तो कुछ इतिहासकार गांधी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि गांधी जी भगत सिंह की बढ़ती लोकप्रियता से क्या है घबराने लगे थे, क्योंकि भारत के युवा वर्ग के मध्य भगत सिंह की पॉपुलरिटी काफ़ी बढ़ चुकी थी। एक नेशनल हीरो के रूप में क्या है देखें उस समय भगत सिंह का अभ्युदय हुआ भारतीय के है मानचित्र पर, तो उनकी बढ़ती लोकप्रियता से, पॉपुलरिटी से गांधी जी घबराने लगे। तो जानबूझकर उन्होंने इस बात को क्या है पूरी तरह से क्या है उठाया क्या है ना।
यदि पूरी तरह गांधी जी अड़ जाते कि आप पहले इन 3 युवकों की फांसी की सज़ा को माफ़ कर दें तो हम बात के हैं आगे बढ़ाने को तैयार हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं, अदरवाइज क्या है नहीं, है ना। तो यहाँ पर गांधी जी के ऊपर क्या है, देखिए आरोप क्या है लगाया गया, है ना। अब गांधी जी पहुंचे क्या है, सेकंड क्या है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन। तो गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे। हालांकि गांधी जी अपने समर्थकों से कहकर गए थे कि हम लंदन जा तो जरूर रहे हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, यकीन है कि हम वहाँ से खाली हाथ लौटेंगे, हमें ब्रिटिश सरकार कोई देने वाली नहीं, ठीक है। तो गांधी जी पहुंचे SS क्या है, राजपुताना नामक जहाज से क्या है, देखें लंदन। और जिस समय गांधी जी लंदन स्थित राजा का जो महल था जेम्स पैलेस, उसकी चिड़ियाँ चढ़ रहे थे, तो एक क्या है ब्रिटिश पत्रकार वहीं पर क्या है मौजूद था, फ्रैंक मॉरिस, क्या है फ्रैंक मॉरिस, फ्रैंक मॉरिस। इसने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहकर संबोधित किया। हालांकि यह इससे पहले एक ब्रिटिश नेता, वामपंथी नेता था विंस्टन चर्चिल, जो गांधी जी के लिए शब्द का प्रयोग कर चुका अर्धनंगे फकीर का, है ना। तो यहाँ पर फ्रैंक मॉरिस भी क्या उस शब्द को क्या है दोहराया। हालांकि फ्रैंक मॉरिस की भावना गलत नहीं थी, गांधी जी के व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित था कि गांधी जी उसी वेशभूषा में पहुंचे थे। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने पूरी पोशाक पहनना छोड़ दिया था और एक ही धोती को आधा पहनते थे आधा ओढ़ लेते थे, और उसी वेशभूषा में हाथ में एक लाठी लेकर गांधी जी पहुंच गए कहाँ, ब्रिटेन के राजा से बात करने के लिए। और उस समय ब्रिटेन का राजा का मतलब पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल क्या है पर्सन, है ना। जब फ्रैंक मॉरिस उनको इस रूप में देखा वेशभूषा में, तो उनके व्यक्तित्व से क्या है पत्रकार वो काफ़ी प्रभावित था, इम्प्रेस्ड था। तो जिस समय गांधी जी जेम्स पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो उसी समय उसके मुख से अनायास क्या निकल आया, फ्रैंक मॉरिस के मुख से, कि एक अर्धनंगे फकीर का ब्रिटेन के महाराजा से बात करने हेतु जेम्स पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ने का दृश्य अद्भुत प्रभाव उत्पन्न कर रहा था, है ना। तो गांधी के व्यक्तित्व से फ्रैंक मॉरिस काफ़ी प्रभावित था, लेकिन एक शब्द उसके मुख से गलत जो निकला, अर्धनंगा। और उस समय क्या है अर्धनंगा शब्द का प्रयोग गांधी जी के लिए किया गया। और गांधी जी के हैं राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे गांधीवादी युग में, 1919 से लेकर 1947 के मध्य, क्योंकि जो भी आंदोलन चला सब उन्हीं के नेतृत्व में संचालित हुआ। तो उस समय गांधी जी का सम्मान का मतलब क्या है, पूरे देश का सम्मान, और गांधी जी का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान। आज भी कहते हैं जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी भी जाते हैं विदेशी दौरा पर, यदि उनका सम्मान होता है तो पूरे देश का सम्मान है, पूरे भारत के लोगों का सम्मान है, भारतवर्ष का सम्मान है। और यदि उनका अपमान होता है तो भी क्या है पूरे भारत के लोगों का अपमान है, भारतवर्ष का अपमान होता है ना। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, लीडर होता है, तो सम्मान अपमान की उसकी जो बातें होती है और व्यक्तिगत बातें सिर्फ नहीं होती, वो बातें उसकी राष्ट्र से क्या है जुड़ जाती हैं। तो उसमें गांधी जी के लिए अर्धनंगे फकीर शब्द का प्रयोग किया गया फ्रैंक मॉरिस के द्वारा, है ना। और उससे पहले विंस्टन चर्चिल ने भी गांधी जी के लिए शब्द का प्रयोग क्या है किया था, जो वहाँ पर वामपंथी क्या है देखिए क्या है ना। अब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो जरूर, लेकिन समस्या का कोई समाधान निकला नहीं, प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी नहीं निकला, है ना। गांधी जी वहाँ से खाली हाथ वापस भारत आए। भारत आकर उन्होंने देखा कि वायसराय के यहाँ बदल चुका था, इरविन की जगह विलिंगटन को नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया जा चुका था। तो नए गवर्नर जनरल के द्वारा गांधी इरविन समझौते का पालन नहीं किया जा रहा था। जो भी बातें हुई थी उसमें शर्तें निर्धारित थी, टर्म्स एंड कंडीशंस गांधी इरविन पैक्ट के तहत, तो उसका पालन नहीं किया जा रहा था विलिंगटन के द्वारा। और जिस व्यक्ति को राजनीतिक रूप से बंदी बनाकर रखा गया था, उनका उत्पीड़न किया जा रहा था, उन्हें सताया जा रहा था। यहाँ गांधी जी को लगने लगा कि क्यों ना सबने अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ कर दिया जाए, क्योंकि प्रथम चरण में आंदोलन काफ़ी तेजी पकड़ा था और बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया देश के अलग अलग हिस्सों में। तो आंदोलन काफ़ी सक्रिय रूप से संचालित हो रहा था, लेकिन यहाँ आंदोलन को गांधी जी ने क्या है स्थगित कर दिया इरविन से वार्ता के पश्चात। तो उन्होंने जनवरी 1932 में सबने अवज्ञा आंदोलन दोबारा आरंभ कर दिया।
लेकिन इस बार आंदोलन में उतनी तेजी नहीं आई, है ना। तो दोबारा आंदोलन को आरंभ कब किया गया? जनवरी 1932। तो इस बार आंदोलन में उतनी तेजी नहीं आई जो प्रथम चरण में देखा गया था। अब क्या है, गांधी जी को पुनः अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पुनः पुणे की यरवदा जेल में रखा गया। पुणे के यरवदा जेल में रखा गया। अब देखें, यहीं पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, ये हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। कॉमनल अवार्ड कहते हैं ना, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, कॉमनल अवार्ड। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय देखिए क्या है, इसके तहत क्या है, क्योंकि पहले क्या है, अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को क्या है अपनाया, हिंदू और मुस्लिम के बीच आपस में झगड़ा कराया, है ना, और अपनी सत्ता को कायम रखने का प्रयास किया। तो इसकी जो बांटो राज करो की नीति थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो आगे भी क्या है जारी रही। क्योंकि मुट्ठी भर अंग्रेज आया काफ़ी दूर से और हमारे ही देश के धन का इस्तेमाल किया, हमारे ही लोगों का इस्तेमाल किया, आपस में एक दूसरे को धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर लड़ाने का प्रयास किया और ब्रिटिश सत्ता को लंबे समय तक भारत में कायम रखने का प्रयास। यहाँ पर उसकी जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, हिंदू मुस्लिम एकता को पहले विखंडित किया जा चुका था। अब अंग्रेजों ने एक चाल चली कि भारत के हिंदू वर्ग को भी क्या है अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया जाए, तो ब्रिटिश सत्ता को लंबे समय तक भारत में कायम रखा जा सके। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय के तहत भारत के दलित वर्ग को एक अलग संप्रदाय के रूप में स्थापित करने की व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा की गई। किसी सांप्रदायिक अधिनिर्णय कॉमनल अवार्ड के तहत, है ना। अब इसी के विरोध में गांधी जी ने जेल में आमरण अनशन कर दिया, अन्य जल का उन्होंने त्याग कर दिया। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी जेल में आमरण अनशन पर बैठे। उनकी स्थिति 20 सितंबर 1932, उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक होने लगी, बिगड़ने लगी, स्वास्थ्य उनका लगातार क्या है गिर रहा था। 1932 जेल में ही, पुणे के यरवदा जेल में, तो उनकी स्थिति काफ़ी क्या है बिगड़ने लगी, है ना। तब जाकर के कुछ भारतीय नेताओं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू आदि ने भीमराव अम्बेडकर पर क्या है दबाव क्या है डाला कि आप गांधी जी के साथ समझौता करें, इसी में क्या है सबकी क्या है भलाई, है ना। तो यहाँ पर पुणे में क्या है भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ। ये समझौता हुआ 26 सितंबर 1932 को, है ना, जिसे कि हम गांधी अम्बेडकर समझौता या पूना समझौता के नाम से जानते हैं। इसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। अब इसी के तहत क्या है गांधी जी का अनशन समाप्त हुआ। तो यहाँ पर देखिए सबने वज्ञ आंदोलन का भारतीय इतिहास में विशेष करके नेशनल क्या है मूवमेंट के दौर चल रहा था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा, है ना। ये भी क्या है आंदोलन पूरे देश में चलाया गया मुख्य रूप से, और बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अगला है 1937 का असेंबली चुनाव। 1937 का असेंबली चुनाव, तो 1937 में क्या है विभिन्न प्रांतों में असेंबली का चुनाव कराया गया। ये चुनाव हुआ था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, क्योंकि 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या है पारित किया गया। 1935 का अधिनियम, तो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत 1937 में असेंबली का चुनाव कराया गया। चुनाव कुल 11 प्रांतों में हुआ। कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में संपन्न हुआ, है ना, जिसमें 8 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ। 11 में से 8 प्रांतों में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ है
है ना। जैसे संयुक्त प्रांत, आज कहते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, है ना। तो वहाँ भी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ पर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ, है ना। फिर मध्य प्रदेश को मिडिल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, मध्य प्रांत, तो वहाँ पर भी आईएनसी की सरकार का गठन हुआ। इसके अलावा बिहार, उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा 1936 में बिहार से अलग हो गया था और 37 में असेंबली का चुनाव हुआ, तो बिहार में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी, उड़ीसा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी। इसके अलावा असम में कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ, मद्रास बम्बई प्रांत में भी कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ, तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ, है ना। नॉर्थ वेस्ट उसको फ्रंटियर कहते हैं, है ना, जो भी पाकिस्तान में पड़ता है। तो 8 जगह, यानी 8 प्रांतों में, 11 में से 8 प्रांतों में आईएनसी के सरकार का गठन हुआ। 3 अन्य प्रांतों में मुस्लिम लीग और अन्य छोटी छोटी पार्टियों की सरकार का गठन हुआ, जैसे जस्टिस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, ये सब, है ना, कृषक प्रजा पार्टी, ये सब को है अलायंस गवर्नमेंट का फॉर्मेशन। अब जहाँ जहाँ भी क्या है सरकारें गठित हुई, कांग्रेस की सरकार सही तरीके से कार्य कर रही थी। अब इसी दौरान 1 सितंबर 1939 को सेकंड वर्ल्ड वॉर इनिशिएट हो गया, क्योंकि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का तानाशाह हिटलर पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और पोलैंड का साथ दिया युद्ध में। 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या है इनिशिएट हुआ, जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। पोलैंड का साथ दिया इंग्लैंड, बाकी भी देश धीरे धीरे क्या है दोनों पक्ष से क्या है जुड़ने लगे। तो भारत पर अंग्रेजों का क्या है हुकूमत था, भारत को भी युद्ध में शामिल कर लिया गया, लेकिन इस मामले में अंग्रेजों ने भारतीयों से सहमति नहीं ली थी। जब हम भारत को किसी बड़े युद्ध में शामिल कर रहे हैं, निश्चित है कि लोगों को जान माल का क्या होगा, नुकसान होगा, और बहुत बड़े पैमाने पर देश का नुकसान हुआ दोनों ही वर्ल्ड वार में। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला 1914 से 1918 तक और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक, तो दोनों ही विश्व युद्ध में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पर भी क्या है भारतीयों से सहमति नहीं ली गई। इसी के विरोध में कांग्रेस की सरकारों ने, जहाँ जहाँ भी 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ था, सभी ने 22 अक्टूबर 1939 को इस्तीफा दे दी। इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, है ना। तो मुक्ति दिवस लिबरेशन डे के रूप में है। कारण एक है, एक तो मुस्लिम लीग की सरकार का गठन क्या है काफ़ी कम प्रांतों में हुआ, 3 प्रांतों में, वो भी अलायंस गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, जबकि आईएनसी का क्या है गठन अकेले 8 प्रांतों में क्या है किया गया। तो जो कांग्रेस की सरकारों ने सभी 8 जगह सामूहिक रूप से रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया 22 अक्टूबर 1939 को, तो मुस्लिम लीग को काफ़ी खुशी हुई और मुस्लिम लीग के द्वारा कहा गया कि हमें कांग्रेस की सरकारों से मुक्ति मिले। इससे मुक्ति दिवस के रूप में, लिबरेशन डे के रूप में मनाया गया। तो 22 अक्टूबर 1939 का भी क्या है भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान। हर एक क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है कि लिबरेशन डे के रूप में मुस्लिम लीग ने कब मनाया, क्यों मनाया, है ना। यहाँ पर 22 अक्टूबर 1939 को क्या है लिबरेशन डे, मुक्ति दिवस के रूप में देखें मनाया गया, है ना। ये हो गया 1937 का असेंबली चुनाव, है ना। अब आते हैं मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया। जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक बुलाई जाती थी प्रत्येक वर्ष, और 30 दिसंबर 1906 को जब ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया,
तो इसकी भी प्रत्येक वर्ष बैठक बुलाई जाती थी, है ना। तो 1940 का अधिवेशन बुलाया गया लाहौर में। यहाँ पर पहली बार मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक राष्ट्र पाकिस्तान के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। मुस्लिम लीग के नेताओं के द्वारा कहा गया कि हमें अब क्या है, एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता है, हम भारत के साथ रहने को तैयार हैं। एक विधिवत तरीके से यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, पृथक राष्ट्र हेतु, सेपरेट क्या है कंट्री हेतु, है ना। इस अधिवेशन का देखें भारतीय इतिहास में क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा, है ना, विशेष करके मुस्लिम लीग के लिए। क्योंकि यहाँ से मुस्लिम लीग ने पहली बार ये मांग क्या है उठाई, और लगातार क्या है पृथक राष्ट्र हेतु मुस्लिम लीग के द्वारा आंदोलन चलाया गया, और अंततः देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन देश का बंटवारा भी हो गया। देश दो भागों में, भारत और पाकिस्तान दो देशों में क्या है विभाजित भी क्या है हो गया, है ना। तो पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग देखें क्या है, इसका प्रयोग किया गया था 1933 में पाकिस्तानी विद्यार्थी चौधरी रहमत अली के द्वारा। क्या है, चौधरी रहमत अली के द्वारा, है ना। चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तानी विद्यार्थी, इसमें क्या है भारतीय विद्यार्थी, है ना, इंडियन स्टूडेंट जो लंदन में रहकर पढ़ाई क्या है कर रहा था, उसी ने क्या है पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया। कुछ देता है क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया, चौधरी रहमत अली के द्वारा। मान लिया 4 ऑप्शन रहा, है ना, या फिर पूछ दिया कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया, तो 1933 में किया गया। 4 ऑप्शन दे देगा इसी तरह, 1933, 1932, 1930, 1931। तो सही ऑप्शन क्या होगा 1933, है ना। तो पाकिस्तानी विद्यार्थी चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। पाकिस्तान का सही अर्थ क्या होता है, पाक स्थल, पवित्र स्थल। यहाँ पर 1933 में देखिए चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। अब इससे पहले भी देखें क्या है 1930 की क्या है बात है, उर्दू के शायर और कवि मोहम्मद इकबाल ने विचार प्रकट किया था, व्यक्त किया था कि भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक राष्ट्र की आवश्यकता है। भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक राष्ट्र की आवश्यकता है। जो मोहम्मद इकबाल पहले हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक थे, बहुत बड़े सपोर्टर थे हिंदू मुस्लिम एकता के, यूनिटी के। क्योंकि उन्होंने पहले नारा दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा, है ना। लेकिन क्या है बाद में यही मोहम्मद इकबाल का विचार जो है वो क्या है बदल गया, और उन्होंने सांप्रदायिकता का मार्ग अपना लिया, है ना, पूरी तरह से कॉम्युनल के हैं। तो सबसे पहले 1930 में उर्दू के शायर और कवि मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1930 में विचार व्यक्त किया गया था, प्रकट किया गया था कि भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक राष्ट्र की आवश्यकता है, सेपरेट क्या है कंट्री की आवश्यकता है ना। तो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारतीय इतिहास में, आधुनिक क्या है भारत में, है ना। अगला देखें है अगस्त प्रस्ताव। अगला टॉपिक हो गया अगस्त प्रस्ताव, है ना। तो अगस्त प्रस्ताव प्रपोजल जो है लाया गया उस समय लिनलिथगो के द्वारा, है ना, जो देखेंगे है गवर्नर जनरल। वर्ल्ड वार अभी क्या है चल रहा था, और अभी तक भारतीयों ने युद्ध में अपनी सहमति क्या है नहीं दी थी। भारतीय नेतृत्व का समर्थन हासिल करने के लिए, भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लिनलिथगो के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया कि भारत के लोगों को कैसे खुश किया जाए, कैसे विश्व युद्ध में उनका समर्थन हासिल किया जाए, है ना। तो अगस्त के हैं 1940 में प्रस्ताव लाया गया, लेकिन इसके तहत जो कुछ भी कहा गया, जैसे मान लिया इसके तहत कहा गया कि युद्ध समाप्ति के पश्चात युद्ध मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, भारत को डोमिनियन स्टेट अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन इसके तहत जो कुछ भी कहा गया तुरंत प्रभाव से कुछ भी लागू होना नहीं था, अप्लाई होना नहीं था। अतः
भारतीय नेतृत्व के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, है ना। इसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। कब लाया गया? तो अगस्त 1940 में, है ना, अगस्त 1940। तो यह प्रस्ताव देखिए अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रहा। भारतीय नेतृत्व के द्वारा, लीडर्स के द्वारा इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, है ना। फिर कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है चलाया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह, सत्याग्रह चलाया गया है अक्टूबर 1940 में, ठीक है, अक्टूबर 1940। तो इंडिविजुअल मूवमेंट के तहत देखें क्या किया गया। अभी भी जैसे सेकंड वर्ल्ड वार चल ही रहा था, तो इसमें किसी भी क्या है भारतीय नेता को सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से सभा का संबोधन करना था। ब्रिटिश सरकार के विरोध में कि अंग्रेजों ने बलपूर्वक भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया और हम लोगों से सहमति क्या है नहीं दी। इसमें युद्ध विरोधी भाषण देने का क्या है प्रावधान था कि कोई भी नेता व्यक्तिगत तौर पर सार्वजनिक रूप से सभा का संबोधन करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध विरोधी भाषण देंगे, जिसमें उल्लेख किया जाएगा कि कैसे अंग्रेजों ने पोलैंड का साथ देते हुए स्वयं युद्ध में हिस्सा लिया और भारत को भी युद्ध में शामिल कर लिया गया और इसका जान माल को काफ़ी क्या है नुकसान उठाना पड़ रहा है भारत को, भारतीय, है ना। तो सबसे पहले क्या है 17 अक्टूबर 1940 को आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, जिन्हें भूदान आंदोलन के लिए जाना जाता है, देश की आज़ादी के पश्चात इन्होंने कार्यक्रम क्या है चलाया था पूरे देश में, है ना। तो 17 अक्टूबर 1940 को इन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा नामक के है स्थान पर पवनार आश्रम से युद्ध विरोधी भाषण देकर व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। क्वेश्चन मान लिया इस तरह से पूछा जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? 17 अक्टूबर 1940। इसमें मान लिया क्वेश्चन पूछ दिया गया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत क्या किया जाना था। तो इसमें किसी भी नेता को युद्ध विरोधी भाषण देकर व्यक्तिगत रूप से सभा का संबोधन करना था, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ क्या है युद्ध विरोधी भाषण क्या है देना था। फिर मान लिया क्वेश्चन इसमें आ गया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई? महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान से पवनार आश्रम से किया गया। किनके द्वारा किया गया? तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। मान लिया इसमें 4 ऑप्शन क्या है दे दिया गया। किस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? पहला ऑप्शन रहा आचार्य विनोबा भावे, दूसरा दे दिया जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा दे दिया मान लिया महात्मा गांधी, है ना। तो प्रथम सत्याग्रही के नाम पर क्या है लेखे रूप में सामने आए थे आचार्य विनोबा भावे। उन्हीं के द्वारा वर्धा के स्थित क्या है पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई, आरंभ किया है ना। अब धीरे धीरे अन्य लोग इस आंदोलन से जुड़ने लगे, तो दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू का नाम आया सामने, और तीसरे सत्याग्रही के रूप में वल्लभ भाई पटेल का नाम देखें सामने क्या है आता है ना। इस तरीके से लगातार देखेंगे है इससे लोग के हैं जुड़ते गए। तो इसके तहत युद्ध विरोधी भाषण दिया जाना था और व्यक्तिगत रूप से सभा को संबोधन करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ क्या है युद्ध विरोधी भाषण देने की बात इसके तहत क्या है की है ना। क्रिप्स मिशन, अगला टॉपिक है क्रिप्स मिशन। मार्च 1942 की बात, मार्च 1942 है ना। देखिए अभी क्या है सेकंड वर्ल्ड वार चल ही रहा था, भारतीयों ने युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग किया नहीं, समर्थन अपना दिया नहीं। तो क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत पहुंचा और ये स्टैफोर्ड क्रिप्स जवाहरलाल नेहरू का मित्र था, है ना। इंग्लैंड में दोनों साथ में पढ़ाई किए थे,
बैरिस्ट्री की पढ़ाई भी साथ में की। तो क्रिप्स भी क्या है, देखें बैरिस्ट्री की पढ़ाई किया, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था उस समय, है ना। तो इसको क्या है भेजा गया एक मिशन के तहत, क्या है भारत। तो भारत आकर इसके द्वारा देखिए क्या है, यहाँ भी क्या है उन्हीं बातों को दोहराया गया जो अगस्त प्रस्ताव के तहत कहा गया था, है ना। लेकिन क्या है, इसके तहत जो कुछ भी कहा गया उसे भी तुरंत प्रभाव से लागू नहीं होना। ये सब युद्ध समाप्ति के पश्चात की बातें थी, युद्ध उपरांत के बाद की बातें। तो यहाँ पर भी भारतीयों के द्वारा इसे क्या है रिजेक्ट कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा अपने मित्र के बारे में, क्रिप्स के बारे में, कि हमारा मित्र क्रिप्स शैतानी क्या है ब्रिटिश सरकार के वकील के रूप में भारत आया, है ना। तो क्रिप्स मिशन को भी भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। दो स्टेटमेंट यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है ना, जो कि अक्सर हर एग्जाम में क्या है पूछा जाता है। सिविल सर्विस का कोई भी एग्जाम नहीं है जहाँ नहीं पूछा गया, है ना। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा कि यह पोस्ट डेटेड चेक है, भविष्य की तिथि का चेक है ना। चूंकि तुरंत प्रभाव से कुछ भी लागू होना नहीं था, तो उन्होंने कहा कि यह भविष्य की तिथि का चेक है, हम इसे लेकर क्या करें, है ना। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया क्रिप्स मिशन के बारे में कि यह ऐसे बैंक के नाम काटा गया चेक है जिसकी भविष्य में पूरी पूरी डूबने की संभावना, है ना। यानी जब बैंक डूबी जाएगी तो हम इस चेक को लेकर क्या करेंगे, चेक भुनाने कहाँ जाएंगे, जब बैंक का अस्तित्व ही क्या है नहीं रहेगा, बैंक क्या है समाप्त हो जाएगा, है ना। आज कहते हैं ना कोई आपको चेक बहुत बड़ा काट करके दे दे 2 करोड़ रुपया का, है ना, और उसके अकाउंट में क्या है कुछ भी नहीं है, और बैंक भी क्या है पूरी तरह डूब जाए, बैंक के पास क्या है उतनी परिसंपत्ति नहीं है कि आपको क्या है दे सके, बैंक का अस्तित्व ही क्या है समाप्त हो जाए, तो आप उस चेक लेकर क्या करेंगे, उस बैंक के नाम काट कर जो चेक आपको थमाया गया, है ना। दोनों स्टेटमेंट यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, भविष्य की तिथि का चेक कहा, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ऐसे बैंक के नाम काटा गया चेक है जिसके भविष्य में पूरी पूरी डूबने की संभावना है। तो दोनों स्टेटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर देखें क्या है ना, काफ़ी क्या है महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला टॉपिक लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, अगस्त 1942, है ना, 8 अगस्त की बात है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट आरंभ किया गया। तो सबसे पहले 14 जुलाई 1942 की बात है। 14 जुलाई 1942 की बात है। महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर, वर्धा नामक स्थान पर कांग्रेस का सम्मेलन बुलाया गया, कांग्रेस का सम्मेलन बुलाया गया, और इस सम्मेलन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। अगला सम्मेलन कांग्रेस का बुलाया गया 8 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, और यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को अंतिम रूप से स्वीकृति दी गई, है ना। इसी दिन गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, है ना। गांधी जी का एक स्लोगन है करो या मरो, कुछ देगा करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया, कहाँ दिया, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 8 अगस्त 1942। तो इस दिन गांधी जी ने अपने समर्थकों के मध्य काफ़ी जोशीला भाषण दिया। उस दिन गांधी जी काफ़ी जोश से भरे हुए थे, और उन्होंने कहा कि हम भारत की आज़ादी के लिए अंतिम प्रयास करेंगे, चाहे इस प्रयास में हमारी जान क्यों न चली जाए। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आंदोलन कैसा है हिंसात्मक होना चाहिए, आंदोलन हिंसात्मक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आंदोलन कैसा था, अहिंसात्मक था, नॉन वायलेंस था, इसमें हिंसा का कहीं कोई जगह नहीं था, स्थान नहीं था, है ना। गांधी जी ने अपने समर्थकों से कहा कि हम अहिंसात्मक तरीके से ही आंदोलन करेंगे, चाहे इस प्रयास में हमारी जान क्यों न चली।
तो करो या मरो का नारा उनका जो था, डू और डाई स्लोगन, तो काफ़ी देखे महत्वपूर्ण था। अब आंदोलन आरंभ हुआ इस दिन, लेकिन एक दिन पश्चात ही 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर जो भी महत्वपूर्ण नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। तो एक दिन पश्चात यानी 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के शुरुआत की और जो भी महत्वपूर्ण नेता थे उन्हें अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। गांधी जी को इस बार गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां महल में रखा गया, पुणे के आगा खां महल में रखा गया। साथ में इनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा भी थी और इनके निजी सचिव थे, प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई। इन तीनों को पुणे के आगा खां महल में रखा गया और इसी महल में कस्तूरबा का निधन हो गया था, है ना। यहाँ पर क्या है, अन्य लोगों को जैसे अरेस्ट किया गया, जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, जहाँ से वे अपने 5 साथियों सहित भाग निकले, है ना। चहारदीवारी को क्या है लांग करके, फांद करके, और उन्होंने भूमिगत रहकर, अंडरग्राउंड रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। भूमिगत से तात्पर्य है ब्रिटिश पुलिस की नज़रों से बचकर, ब्रिटिश पुलिस की नज़रों से बचते हुए, क्योंकि हमें सरकार गिरफ्तार पुनः क्या है न कर पाए, है ना। तो जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया। इसी देखेंगे आंदोलन के दौरान उषा मेहता नामक महिला के द्वारा रेडियो संचालित की गई, जो भी थे क्रांतिकारी उन्हें आपस में जोड़ने का प्रयास किया गया लोगों को, है ना। तो उषा मेहता नामक महिला ने भी क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल के तामलुक क्षेत्र में 72 वर्षीय मातंगिनी हाजरा के द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ देखें सरकार गठित की गई और यहाँ पर आंदोलन कुछ हिंसात्मक भी क्या है हो गया, क्योंकि देश के अलग अलग कुछ हिस्सों में चूँकि युवा वर्ग इसमें जो सामने आए तो उन्होंने ब्रिटिश कार्यालय को क्या है आग लगाना आरंभ कर दिया, है ना। रेलवे की पटरियां क्या उखाड़ने के आरंभ कर दी। तो कहीं कहीं आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है हिंसात्मक रूप भी क्या है अख्तियार कर लिया था, ग्रहण कर लिया, क्योंकि जो युवा वर्ग थे फाइनली जब ब्रिटिश पुलिस के द्वारा उनके खिलाफ क्रूरतम कार्रवाई की गई तो लोग हिंसात्मक घटना पर भी क्या है देखें उतर आए। यहाँ पर मातंगिनी हाजरा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तामलुक क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट एक अलग से सरकार देखें क्या है गठित की है ना। और ये भी सरकार लंबे समय तक क्या है कार्य करती रही। ऐसे सतारा की जो सरकार थी वो सबसे लंबे समय तक क्या है कार्य की थी, है ना। तो यहाँ पर मातंगिनी हाजरा का भी देखें महत्वपूर्ण स्थान रहा इस आंदोलन के दौरान। अब पटना में देखें क्या है घटना घटित हुई। 7 स्कूली छात्र जो सब के हैं 9th से लेकर के हैं 12th तक के बच्चे थे, है ना। सब स्कूली बच्चे 9th 10th 11th और 12th 7 स्कूली छात्र जो राष्ट्रीय झंडा लेकर हाथ में आगे बढ़ रहे थे, है ना। और उधर से ब्रिटिश क्या है पुलिस के द्वारा उन पर गोलियां चलाई जा रही थी। वे लोग सीने पर गोली खा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ दो, भारत देश हमारा है ना। तो एक तरफ से छात्र क्या हैं झंडा लेकर आगे बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश पुलिस उनके ऊपर गोलियां बरसा रही थी। फिर भी ये छात्र पटना सचिवालय पर झंडा फहराने में सफल रहे और इन्हीं छात्रों की स्मृति में पटना सचिवालय के आगे स्मारक बनाया गया। पटना सचिवालय के आगे स्मारक का निर्माण किया गया है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन देखें भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण इसका स्थान है। क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से इसे क्या है जाना गया। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन क्या है बन सकता है ना। मान लिया पहला प्रश्न से किया जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? 8 अगस्त 1942। इसके लिए पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? 14 जुलाई 1942 को क्या है महाराष्ट्र के वर्धा नामक क्या है स्थान पर, ठीक है। फिर दूसरी बैठक का आयोजन हुआ 8 अगस्त 1942 को कहाँ पर? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। और यहीं पर गांधी जी ने क्या है करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई का स्लोगन क्या है दिया। गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? तो पुणे के आगा खां महल में। उनके साथ और कौन कौन लोग थे? तो उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा थी, उनके निजी सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव के हैं देसाई भी थे, है ना। और कस्तूरबा का निधन हो गया था इसी के है
आगा खां पैलेस में। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942। मान लीजिए इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया, तो आप आंसर देंगे क्या है, आंदोलन क्या है, नेतृत्व विहीन था। आंदोलन का कोई नेतृत्व करने वाले क्या है, थे नहीं, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण नेता थे देश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना। तो आंदोलन क्या होगा, नेतृत्व विहीन था। क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पहला ऑप्शन मान लिया दे दिया गांधी जी, है ना, दूसरा दे दिया या जयप्रकाश नारायण। तो आंदोलन के क्या है, कोई भी नेतृत्व क्या है करने वाले नहीं थे। जयप्रकाश नारायण को क्या है गिरफ्तार करके हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, वहाँ से भागे तो जरूर, लेकिन वो भी भूमिगत रहकर किसी तरह से ब्रिटिश पुलिस की नज़रों से बच बचा कर क्या है, उन्होंने भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया है ना। तो यहाँ पर हम सीधा सीधी क्या कहेंगे कि आंदोलन नेतृत्व विहीन था, आंदोलन का कोई भी क्या है नेता देखिए नहीं था। तो पूरी तरह से क्या है, आंदोलन नेतृत्व विहीन था। और ये क्वेश्चन क्या है, बहुत बार देखें इस तरीके से क्या है पूछा जा चुका है ना। तो इसमें बहुत तरह से प्रश्न क्या है किया जाएगा, और मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन क्या है ज़्यादा आता है ना। किसी भी टॉपिक को देखिए क्या है ढंग से पढ़ें, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे चलें, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना, तब तक आप किसी भी विषय वस्तु को अच्छी तरह से क्या है समझ नहीं पाएंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आप सही तरीके से दे सकते हैं, है ना। बाकी जो विद्यार्थी जीवन में अन्य सारी चीज़ों का पालन करना होता है, उससे आपको उसका क्या है पालन करना होगा, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। विद्यार्थी जैसे कि आलस्य क्या दिखाते हैं, आज मान लिया पढ़ाई की बात है तो गायब हो गए, है ना। तो उसमें क्या होता है, प्रतिदिन पहले रेगुलर रहना क्या है जरूरी होता है ना। रेगुलरिटी क्या है जरूरी, और विदाउट रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना इतना आसान है नहीं। पहले है कि आपकी प्राइम ड्यूटी क्या है, आप स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट की प्राइम ड्यूटी होता है स्टडी, और स्टडी के लिए समय देना होता है। बाकी जो है वो सेकेंडरी सब ड्यूटी, एक्स्ट्रा जो भी काम आप करते हैं, है ना। और घर परिवार कहीं कोई भाग नहीं रहे, सब अपनी जगह पर रहेंगे। और पढ़ना सबसे बड़ी क्या है तपस्या है। पहले जैसे ऋषि मुनि महात्मा क्या हैं जंगल में एकांत में कुटिया बनाते थे, है ना। क्यों एकांत में बनाते थे, ताकि सांसारिक मोहमाया से अलग होकर वो अपना ध्यान क्या है लगा सकें, है ना, ईश्वर के प्रति क्या है अपने आप को समर्पित कर सकें, भक्ति में स्वयं को लीन कर सकें, हैं। या बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं गुरुकुल में, तो वहाँ पर पूरी तरह से क्या है ध्यान केंद्रित करके 100% डेडिकेशन के साथ क्या है शिक्षा क्या है दे सकते, है ना। तो पढ़ना तो क्या है एक बहुत बड़ी तपस्या है, और हमें क्या है एक सही क्या है तपस्वी के रूप में क्या है कार्य क्या है करना होगा, है ना। आपके पास साधन बहुत है, तो साधन को साधने के लिए अच्छे साधक होना भी क्या है जरूरी, है ना। तो बढ़िया एक साधक भी क्या है बनना पड़ता है, तभी आप जो साधन है उसका सही तरीके से इस्तेमाल क्या है कर पाएँ, है ना। और पढ़ाई में भी नहीं देखना है कि गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, ये सब तो क्या है ऋतुएँ हैं, सीजनल वेरिएशन, ये सब आते जाते रहता है। गर्मी का मौसम क्या है देखें, है ना, ये जो अभी कहते हैं समर सीजन, है ना, तो ये 2023 में भी था, आगे भी क्या है 2025 में भी ऐसा होगा। तो हमें ये नहीं देखना है कि सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, शरीर को रफ एंड टफ बना करके रखना है, दिन रात क्या है मेहनत करनी है। क्योंकि आलस्य जैसे ही आपके अंदर घर कर गया तो फिर सारी कहानी क्या है खत्म हो जाएगी। कहते हैं ना आलस्य में मनुष्यानाम शरीरस्थो मांडको नास्त उद्यम समबंधो कृत्वायंग नाम सिद्धि। आलस्य जो है व्यक्ति के शरीर के अंदर वही व्यक्ति का सबसे महान रिपो है, दुश्मन है ना। तो हमें अपने आप को क्या है पहचानना होगा। तो सबसे पहले आपके अंदर जो छिपा हुआ आलस्य है उसे क्या है दूर करना होगा। तो आलस्य को जब आप क्या है भगा देंगे, दूर करेंगे, और जिस दिन आप मेहनत करने लगेंगे, परिश्रम करने लगेंगे, उद्यम करने लगेंगे, तो आपकी यश और कृति चारों दिशाओं में दिग दिगंत में गूंजने लगेगा, फैलने क्या है लगेगा, है ना। तो मेहनत तो जरूरी है, मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बच्चे पूछते हैं सर कितना एज, है ना, एज कोई फैक्टर ही नहीं होता है, कितना चांस कोई फैक्टर ही नहीं होता।
हर बच्चे को बस दिमाग में ही बनाकर चलना होता है कि हमें फर्स्ट चांस कोई लास्ट चांस के है मानकर चलना है ना। मान लिया एज 21 से लेकर 32 है, ठीक है। तो 32 को ध्यान में जैसे ही हम लाए, मतलब हमारे अंदर आलस्य क्या है, घर करना क्या हो गया, आरंभ हो गया। तो हमें 32 को नहीं देखना है, हमें देखना है क्या है, 21 को। यही क्या है, यहीं से स्टार्ट है और इसी को माना जाए अंत। अभी तक IAS के रिजल्ट में 3 ऐसा भी रिजल्ट हुआ है जो बच्चे क्या है फर्स्ट चांस में क्या है देखें बैठे और उनका क्या है टॉपर लिस्ट में क्या है नाम, ऑल ओवर इंडिया रैंक क्या है उनका नंबर क्या है 1 है ना। पहली बार उन्होंने क्या है एग्जाम में क्या है देखें पार्टिसिपेट किया, अपेयर हुए और पहले ही चांस में क्या है ऑल ओवर इंडिया क्या है टॉपर उनको बनने का मौका क्या है मिला, है ना। तो इन सब चीज़ों पर क्या है पहले ध्यान केंद्रित करना। एज कोई फैक्टर नहीं होता, चांस भी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि IAS का जो रिजल्ट होता है वो 80% रिजल्ट क्या है 24 से क्या है 26 क्या है ईयर्स वाले बच्चों का होता है, ठीक है। कितनी अवस्था उनकी होती है, 24 से क्या है 26 वर्ष के बीच होती है ना। और 26 से ऊपर देखें रिजल्ट क्या है IAS में काफ़ी क्या है कम होता है ना। JPSC में होता है, BPSC में होता है, क्योंकि स्टेट PCS जो भी है यहाँ तो ओल्ड एज में ज़्यादा जा कर के रिजल्ट होता ही है। लेकिन IAS की बात यदि हम करते हैं पर्टिकुलर, तो यहाँ पर 80% जो बच्चे हैं 80% बच्चे वो 24 के हैं 26 के हैं वर्ष के होते हैं, है ना। तो किस समय ये ऐसी अवस्था होती है जहाँ शरीर के अंदर क्या है पूरी ऊर्जा है और इस ऊर्जा को एक जगह के है केंद्रीभूत किया जाए, है ना, सेंट्रलाइज किया जाए, तो उसका जो परिणाम होगा काफ़ी अच्छा क्या है होगा। तो हमें इन सब चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देना, कितना एज है, कितना चांस है, फर्स्ट चांस कोई लास्ट चांस करके हैं चलें और पूरी एनर्जी लगा दें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुने होंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा में बैठने की उन्होंने इच्छा क्या है प्रकट की अपने पिताजी के समक्ष, है ना। लेकिन उनके पिताजी को भरोसा नहीं था कि ICS निकाल सकता है, इंडियन सिविल क्या है सर्विस, है ना। क्योंकि उस समय ICS निकालना आज के IAS निकालने से भी क्या है काफ़ी क्या है टफ होता है ना। क्योंकि परीक्षा का जो पैटर्न था वो अंग्रेज अपने हिसाब से पूरी तरह बनाया था, क्योंकि काफ़ी एक सम्मानित पद था, प्रेस्टिजियस पोस्ट और इसके अलावा पावरफुल पोस्ट भी हुआ करता था, है ना। बहुत सारा राइट्स था ICS अधिकारी के पास होता था उस समय। तो अंग्रेज नहीं चाहता था कि किसी भी हम भारतीय को ICS क्या है बनने के हैं, है ना। क्योंकि ICS परीक्षा वो क्वालिफाई करेंगे तो अपने पद का क्या है यूज करना शुरू कर देंगे, और यूज करेंगे तो किसके लिए करेंगे, भारतीयों के लिए करेंगे, है ना। तो परीक्षा की जो पद्धति थी वो पूरी तरह से क्या है अंग्रेज अपने लिए क्या है तैयार किया था। यहाँ पर उनके पिताजी को विश्वास नहीं था कि सुभाष ICS परीक्षा निकाल सकता है, और उसमें जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते थे उनका दो ही होता था ध्येय, या तो ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करना जो काफ़ी ब्रिलियंट होते थे, और नहीं तो दूसरा था बैरिस्ट्री की क्या है पढ़ाई, तो जिसमें वकालत का पैसा काफ़ी अच्छा था, चल गया तो काफ़ी अच्छी कमाई होती थी, है ना। तो उन्होंने 1920 में क्या है ICS की परीक्षा सिर्फ उत्तीर्ण ही नहीं किया बल्कि क्या है फोर्थ क्या है रैंक था, ठीक है, क्या था फोर्थ रैंक था उनका, जो एक बहुत बड़ी क्या है बात थी, है ना। तो हमें देखना है कि कहीं भी इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, मैं मानता हूँ एज का भी प्रभाव पड़ता है, कोई चांस का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यदि हमारे लिए दो चांस ही है तो हम दो चांस में ही क्यों ना अपनी पूरी एनर्जी को लगा दें, पूरे समय का सदुपयोग करना हम सीख लें। टाइम मैनेजमेंट हमारा सही होना चाहिए, और यदि हम एक 24 घंटे का रूटीन अपने लिए तैयार कर लें और उसके हिसाब से स्टडी करना आरंभ कर दें तो और क्या है ज़्यादा क्या है बेहतर होगा, अच्छा होगा। ज़्यादा बच्चे क्या है पढ़ने का रूटीन से तैयार करते हैं, रूटीन 24 घंटे का तैयार होना चाहिए, है ना। हम किस समय सोते हैं, किस समय उठते हैं, बाकी जो दिन भर की हमारी क्या है गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप, तो हम क्या क्या करते हैं, इन सब सारी चीज़ों पर हमें क्या है फोकस करना होता है, ध्यान करना होता है ना। तो सुबह उठने से पहले आप ये सोच लें बेड पर ही 5 मिनट बैठ करके कि आज हमें दिन भर क्या क्या करना है, हमारा जो दैनिक दिनचर्या है उसमें किन किन क्या है गतिविधियों को शामिल किया जाना है ना। तो पहले उस पर क्या है विचार यदि हम कर लें तो हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच क्या है उत्पन्न होगी,
और हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उसे ही हम उस दिन एक सही दिशा देने का प्रयास करेंगे। उस ऊर्जा का सदुपयोग कहाँ होगा, तो सकारात्मक क्या है कार्यों में, कंस्ट्रक्टिव वर्क में क्या है किया जाए, है ना। और आपने दिन भर क्या किया, रात में जब सोने क्या है जाते हैं, सोने से क्या है पहले भी 5 मिनट क्या है सोच लें कि आज मैंने दिन भर क्या क्या किया। एक स्टूडेंट के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व बनता है, तो क्या मैंने आज का जो समय है उसका रियल में सदुपयोग किया या नहीं किया, है ना। तो यदि ऐसा सोचना आप शुरू कर दें तो आपकी सोच सकारात्मक होगी। और पॉजिटिव थिंकिंग व्यक्ति को जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। नेगेटिव थिंकिंग हमेशा व्यक्ति को जीवन में क्या है पीछे क्या है धकेलता है, डाउनफॉल की ओर ले जाता है, पतन का मार्ग क्या है प्रशस्त करता है। तो सोच हमारी सही होनी चाहिए, सकारात्मक सोच रखें, जीवन में इच्छा करें, तो मेहनत यदि करेंगे तो आपको सफल होने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेहनत मेन चीज़ है। और स्टूडेंट है, स्टूडेंट की प्राइम ड्यूटी होती है पढ़ना, है ना। तो आप दिन रात एक करें, चूँकि आपका लक्ष्य क्या है, हमें IAS क्या है निकालना है, UPSC क्वालिफाई करना, एक अच्छा पद प्राप्त करना है, एक प्रतिष्ठित क्या है सेवा में हमें क्या है जाना, जहाँ हमारे पास बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हो, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और हम बहुत सारे लोगों का कल्याण कर सकें, वेलफेयर वर्क कर सकें, है ना। ये ध्यान में कभी नहीं आना चाहिए कि IAS ऑफिसर को कि हम इससे IAS बन के कितना कमा सकते हैं, है ना, और कितना सुख सुविधा पूर्वक के हैं अपना जीवन के है बिता सकते हैं। वो तो मान लिया है ही, सरकार एक अच्छी सैलरी देती है, बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो वो चीज़ें तो अपने आप आ ही जाना है ना। लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्योंकि नाम में जुड़ा हुआ है लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का एक दायित्व होता है कि अधिक से अधिक जन कल्याणकारी कार्यों पर हमारा क्या है ध्यान होना चाहिए, वेलफेयर वर्क पर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो स्टूडेंट है दिन रात मेहनत करेंगे, सामने जहाँ आप मान लिया रात में बेड सोते हैं जिस कमरे में, तो सामने वहाँ पर क्या है लिख दें सीधा हमारा उद्देश्य क्या है, तो IAS परीक्षा में सफल होना, है ना। और जिस समय भी आपका ध्यान वहाँ जाएगा तो आपका ध्यान यदि भटकता भी है इधर उधर, तो कहीं न कहीं फिर वो ध्यान क्या है आप केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। तो आपका लक्ष्य हमेशा 24 घंटे आपके दिमाग में क्या है होना चाहिए। और पढ़ाई कहीं भी किया जा सकता है, पढ़ाई ऐसा नहीं कि हम क्लास में बैठे हैं तभी पढ़ाई क्या है संभव है ना। 24 आवर पढ़ाई किया जा सकता है यदि हमारा माइंड का डोर ओपन है तब। मान लिया जैसे फैन क्या मूव कर रहा है ना, तो इसमें कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, क्वेश्चन आता है कि नहीं। फिजिक्स में क्वेश्चन बनता है, जनरल साइंस है कि नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज हो रहा है जो इसको काइनेटिक एनर्जी में क्या कर रहा है कन्वर्ट कर रहा है ना। काइनेटिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी भी क्या है कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर चूंकि इसमें क्या है गति है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। या मान लिया देखें LED क्या है बल्ब जल रहा है ना, ट्यूबलाइट का प्रयोग, इसमें कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किस में, लाइट एनर्जी में। एंड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो वेस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट, और कुछ क्या है उष्मा के रूप में भी क्या है बर्बाद हो रहा। पहले जैसे बल्ब का प्रयोग किया जाता था, सिंपल क्या है बल्ब का, तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट क्या है कम होता था, हीट के रूप में बर्बाद क्या है ज़्यादा होता था, तो एनर्जी क्या है वेस्ट हो जाता था, है ना। तो यहाँ पर लाइट क्या है रूप में ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी, और हीट के रूप में क्या है वेस्ट क्या है कम हो रहा है ना। ऐसे एनर्जी को कहते हैं कि एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली, है ना, ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर क्या है फॉर्म। ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जाता है नहीं नष्ट किया जाता है, इसे सिर्फ एक से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ना। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप क्या हैं 2 साल एक मान करके चलें कि हमें सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, और 2 साल के अंदर क्या है रिजल्ट क्या है देना। क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए मिनिमम 2 इयर्स तो मानकर चलना ही पड़ेगा, है ना। सही ढंग से पढ़कर, जब तक पूरे टॉपिक को ढंग से एक एक करके पढ़ेंगे नहीं, एक एक पॉइंट को क्लियर नहीं करेंगे, है ना, तो तब तक तैयारी क्या है पूरी नहीं होती। तो 2 साल मान करके चलें, इसमें कोई 5 ईयर 10 ईयर्स प्लान तैयार नहीं करना होता है। और बहुत लॉन्ग हम सोच लेंगे कि हमको 10 साल इसके लिए तैयारी करनी है, इट इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ टाइम, और बीता हुआ समय व्यक्ति के जीवन में दोबारा कभी लौट कर आता भी नहीं। आज जैसे कहें
आज कितना है, 10 तारीख है ना। तो ये 10 तारीख जो है 10/4/2024 हमारे जीवन में फिर दोबारा कभी नहीं आएगा, किसी के जीवन में नहीं, क्या है, नहीं आने वाला है ना। तो आज जो दिन भर मैंने समय बिताया, किस रूप में बिताया, कैसे बिताया, इसका काफ़ी क्या है, महत्व है ना। तो बीते हुए समय फिर जीवन में दोबारा आता नहीं है, तो हमें अपने जीवन के एक एक मिनट समय का सदुपयोग करना होता है। और जो विद्यार्थी इन सब चीज़ों को, या किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति क्या है काम कर रहा है, तो वहाँ पर क्या है समय का सदुपयोग करना जो सीख लिया, टाइम मैनेजमेंट जिसका क्या है सही है, तो फाइनली क्या है जीवन में वो बहुत क्या है ऊपर उठता है, अनंत ऊंचाइयों तक क्या है ऊपर क्या है उठता है ना। तो पढ़ने के साथ साथ आपको मोटिवेट करना भी क्या है ज़रूरी होता है, और एक शिक्षक का दायित्व होता है कि आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए, क्योंकि शिक्षक को मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक कहा जाता है, और टीचर का काम है आपको सही गाइडलाइन कह देना, सही रास्ता दिखाना, ताकि इस मार्ग पर चलकर आप सफलता हासिल कर सकें और अपने जीवन को आगे क्या है बना सकें, बहुत सारे लोगों का कल्याण कर सकें, और एक अच्छे लोक सेवक के रूप में अपना नाम, अपनी ख्याति को लोगों तक पहुंचा सकें, है ना। तो आज हम नहीं छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में